हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में जो हमने चला रखा है 11th बायोलॉजी या नीट के विद्यार्थियों के लिए जो हम बात कर रहे हैं 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, उस चैप्टर की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बच्चों अधिवृक्क ग्रंथि, या इसी को कहते हैं हम एड्रिनल ग्रंथि, या तो कह दीजिए अधिवृक्क ग्रंथि या कह दीजिए एड्रिनल ग्रंथि। तो इस वीडियो में बच्चों हम एड्रिनल ग्रंथि यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि की संपूर्ण बात करने वाले हैं। इस वीडियो में अधिवृक्क ग्रंथि की संरचना, उसके द्वारा स्रावित हार्मोन और उन हार्मोनों द्वारा किए जाने वाले कार्य, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड पर हम चलते हैं बच्चों। देखिए, जैसा कि आपको पता है सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं बच्चों, हम सबसे पहले स्थिति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? स्थिति की। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, हम सबसे पहले किसी भी ग्रंथि की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम उसकी स्थिति की बात करते हैं। अब देखिए, आपको पता है हम कौन सी ग्रंथि पढ़ रहे हैं बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में। और वृक्क यानी तो हम बच्चों जानते हैं, वृक्क को हम अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों किडनी, और अधि का मतलब होता है एपी यानी कि ऊपर। तो इसकी स्थिति कहाँ होगी बच्चों? ये हमारे पास किडनी है, ये क्या है बच्चों? हमारे पास किडनी है यानी कि वृक्क है, और वृक्क के ऊपर जो हमारी जो ग्रंथि स्थित है यानी कि जो हमारे उदर गुहा में जो दोनों वृक्क पाए जाते हैं, उन दोनों वृक्कों के ऊपर, कहाँ पर बच्चों? वृक्कों के ऊपर पाई जाने वाली जो ग्रंथि है, ये हमारे वृक्क के ऊपर पाई जाने वाली जो ग्रंथि है, इसी को कहते हैं हम अधिवृक्क ग्रंथि। देख, ये लिखा हुआ है किडनी, और इस अधिवृक्क ग्रंथि की मैं बात करूं तो इसको मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। देखिए बच्चों, इस अधिवृक्क ग्रंथि में हमें दो भाग दिखाई दे रहे हैं। कितने भाग दिखाई दे रहे हैं बच्चों? दो भाग दिखाई दे रहे हैं। ये जो येलो कलर से आपके सामने जो भाग दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको येलो कलर का जो भाग आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इस वाले भाग को हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं बच्चों? एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी कि अधिवृक्क बलकुट। अधिवृक्क बलकुट यानी कि ये अधिवृक्क ग्रंथि का बलकुट यानी कि बाहरी भाग है। और इसी प्रकार जो अंदर वाला भाग है बच्चों, इस अंदर वाले भाग को हम कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला यानी कि अधिवृक्क मध्यांश। क्या कहते हैं बच्चों इसको कहते हैं अधिवृक्क मध्यांश, एड्रिनल मेड्यूला। तो हमारे पास जो अधिवृक्क ग्रंथि है बच्चों, उसके दो भाग हैं। एक बाहरी भाग है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और कॉर्टेक्स कहते हैं किसका? ये अपना अधिवृक्क ग्रंथि का, इसलिए उसको कह दिया एड्रिनल कॉर्टेक्स। और अंदर वाला जो भाग है उसको कहते हैं बच्चों अधिवृक्क मध्यांश। अब देखिए, तो ये कहाँ पर स्थित है बच्चों? अधिवृक्क ग्रंथि हो गई हमारी प्रत्येक वृक्क के अग्र भाग में या ऊपरी भाग में, अर्थात एक जोड़ी। अर्थात किडनी कितनी होती है बच्चों? दो होती हैं। तो अधिवृक्क ग्रंथियों की संख्या कितनी होगी बच्चों? एक जोड़ी यानी कि दो। कहाँ होगी? वृक्क के ऊपर। संरचना में हम बात करते हैं इसके उद्गम की, तो इसका उद्गम बच्चों होता है एक्टो और मीजोडर्मल। एक्टो मीजोडर्मल, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका जो उद्गम है वो एक्टोडर्म से भी होता है, एक्टोडर्म से भी होता है, और इसका निर्माण मीजोडर्म से भी होता है। इसका निर्माण एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों से होता है। अब देखिए कैसे होता है बच्चों। ये जो अंदर वाला भाग है, ये जो अंदर वाला भाग है बच्चों, ये वाला, ये जो एड्रिनल का मेड्यूला भाग है, मध्यांश वाला भाग है, इसका निर्माण तो होता है बच्चों एक्टोडर्म से। अंदर वाले भाग का निर्माण कहाँ से होगा बच्चों? एक्टोडर्म से। और जो बाहरी भाग है बच्चों, जो कॉर्टेक्स वाला भाग है, इसका निर्माण कहाँ से होता है बच्चों? इसका निर्माण होता है मीजोडर्म से। यानी कि उल्टा आपको याद रखना है, बाहर वाले भाग का निर्माण, कॉर्टेक्स वाले भाग का निर्माण अंदर वाले भाग से होता है यानी कि मीजोडर्म से होता है, और अंदर वाले भाग का निर्माण एक्टोडर्म से होता है। इस प्रकार ये ग्रंथि कैसी है बच्चों? इस प्रकार ये ग्रंथि है एक्टोमीजोडर्मल। अब इस ग्रंथि में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं बच्चों, एक आपको बाहर की साइड दिखाई दे रहा है और एक आपको अंदर की साइड। तो अधिवृक्क मध्यांश, ये जो अंदर वाला भाग है बच्चों, इस भाग की हम बात करें
तो इस भाग को कहते हैं बच्चों अधिवृक्क मध्यांश। ये मात्र 10 से 20% होता है और एड्रिनल ग्रंथि के मध्य में स्थित होता है। और जबकि दूसरा जो भाग है बच्चों वो है अधिवृक्क का बलकुट यानी कॉर्टेक्स भाग। सबसे ज़्यादा स्थान यही घेरता है, यानी कि ये 80 से 90% भाग बनाता है और बाहर की ओर स्थित ऊतक है और इसका निर्माण मेसोडर्म से होता है। तो मैंने कहा अंदर वाले भाग का निर्माण बाहर वाली परत से और बाहर वाले भाग का निर्माण अंदर वाली परत से, यानी कि बाहर वाली परत यानी कि बलकुट का निर्माण तो हो जाएगा बच्चों मेसोडर्म से और अंदर जो मेडुला है उसका निर्माण हो जाएगा बच्चों एक्टोडर्म से। जो एरिया कवर करता है बच्चों जो मध्यांश वाला भाग है वो केवल 10 से 20% एरिया, यानी कि ये अंदर वाला जो भाग है बहुत कम है, जबकि जो बाहरी भाग है वो 80 से 90% एरिया का निर्माण करता है जो कि बाहर की ओर स्थित होता है और मेसोडर्म से निर्माण इसका होता है। तो ये हो गई बच्चों इसकी स्थिति और संरचना। इसी प्रकार स्थिति और संरचना में बच्चों हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एड्रिनल ग्रंथि है उसके मध्यांश के हार्मोन, यानी कि हमने देखा कि ये हमारे पास बच्चों कौन सी ग्रंथि है, ये एड्रिनल ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि बच्चों? एड्रिनल। तो इसको तो हम कहते हैं मेडुला, इसको हम कहते हैं बच्चों मेडुला। जबकि ये जो आपको बाहरी भाग दिखाई दे रहा है, ये जो बाहरी भाग दिखाई दे रहा है बच्चों, इस बाहरी भाग को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। इस बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्टेक्स कहते हैं। कलर कर दिया है मैंने। तो ये येलो कलर का जो भाग है बच्चों ये है हमारे पास कॉर्टेक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बच्चों बलकुट। और जो अंदर वाला भाग है जो मेडुला है उसको हम कहते हैं हिंदी में मध्यांश। क्या कहते हैं बच्चे? इसको मध्यांश। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एड्रिनल मध्यांश, यानी कि ये जो भाग है अंदर वाला, इस भाग द्वारा कौन कौन से हार्मोनों का स्त्रवण या संश्लेषण किया जाता है। देखिए अब इसके द्वारा 2 हार्मोनों का संश्लेषण होगा बच्चों, 2 प्रकार के हार्मोन, 2 हार्मोनों का संश्लेषण होगा बच्चों। और इन दोनों हार्मोनों को मिलाकर हम कहते हैं बच्चों कैटेकोलमीन्स। क्या कहते हैं बच्चों? इनको कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों? जो अंदर वाला भाग है मेडुला वाला भाग है, इस भाग से 2 हार्मोन्स का क्या होगा? स्त्रवण होगा, जिन्हें हम कहते हैं बच्चों कैटेकोलमीन्स। क्या कहते हैं बच्चों? कैटेकोलमीन्स कहते हैं। अब देखो दोनों को मिलाकर 2 हार्मोन निकलेंगे, जिन दोनों को हम मिलाकर कहते हैं कैटेकोलमीन्स। अब इस कैटेकोलमीन में कौन कौन से हार्मोन है बच्चों? एक तो है हमारे पास एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बच्चों? एड्रीनलिन, या इसी को हम कहते हैं बच्चों एपिनेफ्रिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बच्चों? एपिनेफ्रिन। और दूसरा है बच्चों हमारे पास नॉर एड्रीनलिन हार्मोन, नॉर एड्रेनलिन, या हम इसी कहेंगे नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन, नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो देखिए बच्चों मेडुला के जो भी हार्मोन हैं उनको हम कहते हैं कैटेकोलमीन्स। क्या कहते हैं बच्चों? कैटेकोलमीन्स। अब देखिए तो कैटेकोलमीन्स कहलाते हैं सम्मिलित रूप से, यानी कि दोनों हार्मोन जो निकलेंगे उनको कहेंगे कैटेकोलमीन्स। और उसमें 2 हार्मोन है बच्चों। तो अधिवृक्क का जो मध्यांश है को तो 3F ग्रंथि कहते हैं। इस बीच वाले भाग से जो भी हार्मोन निकलेंगे, इस मेडुला वाले भाग को 3F ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? 3F ग्रंथि। और इस बीच वाले भाग से जो हार्मोन निकलेंगे उनको 3F हार्मोन कहेंगे। क्या कहेंगे? 3F। अब 3 जो F हैं उनका अर्थ क्या होता है बच्चों? उनका अर्थ होता है फाइट, फ्लाइट और फियर। फाइट, फ्लाइट, फियर। या तो हम क्या करते हैं? युद्ध करते हैं, या फिर हम पलायन करते हैं यानी कि भाग जाते हैं, और या फिर हम डर जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं। तो अधिवृक्क का जो एड्रिनल ग्रंथि का जो मध्यांश है उसको हम 3F ग्रंथि कहते हैं। इस भाग को, इससे 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं और जिनको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं बच्चों? कैटेकोलमीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटेकोलमीन्स। अब कौन कौन से हार्मोन है बच्चों? एपिनेफ्रिन, या जिसे कहेंगे एड्रेनलिन। और ये कितने परसेंट है बच्चों? ये 80% स्रावित होता है। और जो नॉर एड्रेनलिन हार्मोन है, कौन से बच्चों? नॉर एड्रेनलिन हार्मोन है, वो केवल 20% स्रावित होता है। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, क्या कहते हैं? कैटेकोलमीन्स कहते हैं। कैटेकोलमीन्स कहते हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले एड्रिनल की जो आंतरिक भाग है उसको हम कहते हैं मध्यांश, और इसके द्वारा 2 हार्मोन निकलेंगे, उन दोनों को हम सम्मिलित रूप से कहते हैं कैटेकोलमीन्स। ठीक है बच्चों?
कैटेकोलमिन्स। अब कैटेकोलमिन्स में कौन कौन से हार्मोन आ गए, तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन या कह दीजिए एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन नामक 2 हार्मोन संश्लेषित होते हैं और स्रावित होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे चलते हैं हम आगे अगले पेज पर चल रहे हैं बच्चों। हम देखिए अब सबसे पहले हम इनके क्या पढ़ेंगे बच्चों, कार्य। क्या पढ़ रहे हैं अब हम इनके कार्य, किनके, कैटेकोलमिन्स के, कैटेकोलमिन्स के कार्य। अब कैटेकोलमिन्स कह दीजिए या कह दीजिए एपिनेफ्रिन तथा नॉर एपिनेफ्रिन और या फिर हम इनको कह देंगे, एपिनेफ्रिन को हम एक और नाम कह देते हैं बच्चों, एड्रीनलिन देते हैं, और नॉर एपिनेफ्रिन को कहते हैं नॉर एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बच्चों, नॉर एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, अब देखिए एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन किसी भी प्रकार के दबाव, अब देखिए हमें अभी कहा था इस ग्रंथि को कहते हैं 3F ग्रंथि, और 3F का मैंने मतलब क्या बताया, फाइट फ्लाइट फियर, यानी कि जब भी कोई आपातकालीन स्थिति होगी तो उससे लड़ने का, उसमें भाग जाने का या उससे डर जाने का जो कार्य होगा वो इसी के द्वारा किया जाएगा। तो किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होते हैं, इसी कारण ये आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। तो जब भी हमें आपातकालीन स्थिति आएगी, जैसे हमारे पीछे कुत्ता वगैरह पड़ जाता है, तो उस कंडीशन में हमें ज़्यादा गति की आवश्यकता होगी, ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए होगी, तो उस समय हमारे एड्रेनल ग्रंथि का जो मेडुला भाला भाग है उसके द्वारा कैटेकोलमिन्स हार्मोन का स्त्रवण होगा, और उसमें भी मुख्यतः कौन सा बच्चों, एपिनेफ्रिन या हम कहें एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्रवण होता है, और इनको हम क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। फिर आगे है बच्चों दूसरा, ये हार्मोन सक्रियता यानी कि तेजी के लिए, आंखों की पुतलियों को फैलाने के लिए, कुत्ता पीछे पड़ेगा तो बच्चों हमारी आंखें फैल जाती हैं, यानी कि कुल मिला के ये एपिनेफ्रिन के काम आ रहे हैं बच्चों। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पसीना आदि को बढ़ाते हैं। हमें आपातकालीन स्थिति में बच्चों पसीना आता है, किसके कारण, इस एपिनेफ्रिन के कारण। रोंगटों का खड़ा होना इरेक्टाइल पेशियों के कारण होता है बच्चों, है ना, रोंगटे खड़े होना, ये आंखों की पुतली का फैलना, ये हार्मोन तेजी सक्रियता बढ़ाती हैं। ये सब हार्मोन किसके कारण, ये सब प्रभाव किसके कारण आते हैं बच्चों, एड्रेनलिन हार्मोन के कारण। ये दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन को बढ़ा देंगे, हृदय के संकुचन की क्षमता को बढ़ा देंगे, और श्वसन दर, रेस्पायरी रेट जो है उन सबको बढ़ा देंगे। यानी कि आपातकालीन कंडीशन में हमें क्या क्या होगा, वो सब लक्षण हमें याद करने हैं। हमारी श्वसन दर बढ़ जाएगी, हृदय के संकुचन की क्षमता बढ़ जाएगी, हृदय की धड़कन तेज हो जाएगी। मान लीजिए याद करने के लिए कि कुत्ता पीछे पड़ गया है, तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, आंखें फैल जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगी, डर लगेगा, पसीना आना शुरू हो जाएगा। और क्या होगा बच्चों, जब हम कुत्ता पीछे पड़ेगा, मान लो आपातकालीन स्थिति है, तो हमें भागना पड़ेगा तो हमारी प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होगी, शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होगी। तो फिर ऊर्जा कहाँ से लाया जाएगा, तो जो हमारे संचित भोजन होता है हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में, उसको तोड़ा जाएगा। तो ग्लाइकोजन का क्या करेंगे बच्चों, विखंडन किया जाएगा, विखंडन को प्रेरित करते हैं, और जब इसका विखंडन होता है बच्चों ग्लाइकोजन का, तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। क्योंकि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता या भोजन की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होगी तो संचित भोजन जो है ग्लाइकोजन के रूप में उसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, हालांकि इस क्रिया को हम बच्चों ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का लाइसिस का अर्थ होता है बच्चों तोड़ना। फिर अगला क्या है बच्चों, ये लिपिड तथा प्रोटीन को भी प्रेरित करता है। ये लिपिड तथा प्रोटीन के अपघटन को भी प्रेरित करता है बच्चों, यहाँ पर आएगा लिपिड तथा प्रोटीन के अपघटन को भी प्रेरित करता है। तो ये है बच्चों किसके कार्य, ये एपिनेफ्रिन यानी कि एड्रेनलिन के कार्य हैं। ठीक है बच्चों, ये मुख्यतः किसके काम हैं, ये एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन का कार्य होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इन नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन के कार्य हमारी एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन जो इसका उल्टा होगा, जैसे कि कुत्ता भाग गया है वापस, तो हमें वापस रिलैक्स स्थिति में लाएगा। जो श्वसन दर हमारी बढ़ गई थी उसको वापस नॉर्मल करने का काम कौन करता है बच्चों, नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन ये काम करेगा। जो हमारी श्वसन दर बढ़ गई थी, हृदय की संकुचन की शक्ति बढ़ गई थी, उसको नॉर्मल कंडीशन में करने का काम कौन करेगा, नॉर एपिनेफ्रिन। तो एड्रेनलिन तो क्या करेगा बच्चों, सारी चीज़ों को बढ़ाएगा, लेकिन जो नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन है वो इन सब चीज़ों को वापस नॉर्मल करने का काम करता है। ये यानी कि ये हमारी बॉडी को आपातकालीन परिस्थितियों में बचाने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो
सारी क्रियाएं जो आपातकालीन है वो इसमें बढ़ जाएंगी, ग्लाइकोजन तोड़ दिया जाएगा, ग्लूकोज बनाएंगे, इस क्रिया को हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं, और लिपिड और प्रोटीन को भी अपघटन को प्रेरित करेगा। चलिए बच्चों अगले पेज की तरफ चलते हैं हम। अब चल रहे हैं बच्चों अधिवृक्क का जो बलकुट वाला भाग है, कौन सा भाग है बच्चों? बलकुट का। ये हमारे पास अधिवृक्क ग्रंथि थी बच्चों, मान लीजिए ये अधिवृक्क ग्रंथि है, तो इसका इतना सा पार्ट तो बच्चों मेड्यूला होता है, छोटा सा पार्ट क्या होता है बच्चों? मेड्यूला। छोटा सा पार्ट होता है बच्चों हमारे पास मेड्यूला। अब इस मेड्यूला, ये मैंने लिख दिया है एम, यानी कि मेड्यूला। अब जो बाहर वाला भाग है बच्चों, इसको कहते हैं हम कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि का बाहरी या परिधीय भाग। अब इसमें 3 परतें होती है बच्चों। यहाँ पर ये पहली परत होगी, पूरे में बना देता हूँ बच्चों, आप समझने के लिए इस चित्र को बना सकते हैं। ये पहली परत होगी बच्चों। दूसरी परत लेता हूँ मैं, ये बच्चों दूसरी परत होगी, और इसके अंदर की तरफ ये जो परत है बच्चों, ये तीसरी परत हो जाएगी। एक तो ये ग्रीन कलर की पहली परत मान लें, दूसरी कलर की ब्लू ले लेंगे बच्चों, तो इसके बाहर की और ये जो परत है ब्लू कलर की, ये हो गई बच्चों हमारी दूसरी परत, और इसके बाहर जो येलो कलर की परत है बच्चों, ये जो येलो कलर की परत है बच्चों, ये हो गई है हमारे पास तीसरी परत। तो इस प्रकार 3 परतें हैं बच्चों। कितनी परतें हैं बच्चों? 3 परतें हैं। सबसे बाहरी परत कौन सी है बच्चों? हमें याद करनी है ये GFR से। किससे याद करनी है? GFR से। अब कैसे? तो देखिए, अधिवृक्क बलकुट की संरचना और स्रावित हार्मोन। जो बलकुट, अधिवृक्क बलकुट है वो 3 परतों में विभाजित होता है। जो एड्रिनल का जो बलकुट है बच्चों, जो बाहर वाला भाग है, ये 3 परतों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? और इस ग्रंथि से स्रावित सभी हार्मोनों को सम्मिलित रूप से कॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। जैसे उसको हमने कहा था कैटेकोलमिन्स। क्या कहा था बच्चों? कैटेकोलमिन्स। इसी प्रकार ये जो हार्मोन स्रावित होंगे, ये इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होंगे उनको हम कहेंगे सम्मिलित रूप से कॉर्टिकॉइड कह दीजिए, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। कौन से हार्मोन कहते हैं बच्चों? कॉर्टिकॉइड्स कह दीजिए, या फिर कहेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड। उसके कैटेकोलमिन्स था, इसका क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, यानी कि ये स्टेरॉइड प्रकार के हार्मोन है। अब देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है बलकुट, सभी स्टेरॉइड हार्मोन है। बलकुट ग्रंथि का, जो एड्रिनल ग्रंथि का बलकुट है, उसे 3 भागों में हम क्या करेंगे? बांट देंगे। 3 भागों में बांट देंगे। अब कौन कौन से भाग हैं बच्चों? सब मैंने याद करने के लिए क्या बताया बच्चों? GFR। तो पहला है जोना ग्लोमेरुलोसा, ये बाहरी परत है। इस परत का नाम क्या है बच्चों? जो येलो कलर की है, इसको कहेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या कहेंगे बच्चों? जोना ग्लोमेरुलोसा। इसी प्रकार जो हमारे पास दूसरी परत है बच्चों, उसको कहेंगे जोना फैसिक्यूलेटा। ये है बच्चों जोना फैसिक्यूलेटा। हम बाहर से याद कर रहे हैं, G जोना ग्लोमेरुलोसा, F फैसिक्यूलेटा, और तीसरी आ जाएगी बच्चों, ग्रीन कलर लाना है, तो ये मैं ले आया हूँ ग्रीन कलर, और इसको कहते हैं जोना रेटिक्यूलेरिस। इसको कहते हैं जोना रेटिक्यूलेरिस। तो इस प्रकार हमारे पास जो एड्रिनल ग्रंथि है उसमें कितने भाग हो गए बच्चों? 3 भाग हो गए। एड्रिनल का जो बलकुट है उसमें 3 भाग हैं, 3 क्षेत्र बांट दिए हैं हमने। GFR यानी कि जोना ग्लोमेरुलोसा, पहला भाग बाहर की तरफ जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा है जोना फैसिक्यूलेटा, और तीसरा है जोना रेटिक्यूलेरिस। कितने भाग हैं बच्चों? 3। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब क्या कह रहे हैं? आगे चलते हैं बच्चों। 3 भाग हो गए। अब जो बाहरी भाग है, सबसे बाहरी भाग है जो ग्लोमेरुलोसा है, उसके द्वारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, कौन सा हार्मोन बच्चों? इसके द्वारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि इसके सारे हार्मोनों को बच्चों हमने क्या कहा है? कॉर्टिकॉइड्स कहा है। तो इसके द्वारा मिनरल्स पर काम किया जाएगा। हमारे शरीर में जो आयन हैं, मिनरल्स हैं, उन पर कार्य करने के कारण इसको कहते हैं हम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सा हार्मोन कहते हैं बच्चों? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन कहते हैं। दूसरा, अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एल्डोस्टेरोन। इसका एग्जाम्पल क्या है? एल्डोस्टेरोन। अभी हम बात करते हैं तो इसकी परिभाषा क्या आएगी बच्चों? जल तथा विद्युत अपघट्यों का संतुलन करता है। किसका संतुलन करेगा बच्चों? जल और विद्युत अपघट्यों का संतुलन करता है, और ये इसकी अधिकता से होने वाला रोग है। रोगों की बात हम बाद में करेंगे। तो वैसे देख लीजिए, तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा रोग जो है वो इसकी अधिकता से होता है। कौन सा रोग बच्चों? कौन सा?
तो सबसे पहला भाग कौन सा है बच्चों, बाहर के भाग में यानी कि बलकुट वाले भाग में सबसे पहले G, फिर आता है F और फिर आता है R। G का मतलब क्या है बच्चों, ग्लोमेरुलोसा, और इसके द्वारा जो हार्मोन है वो है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। अब दूसरा जोना फैसिकुलेटा, यानी कि जो दूसरा वाला भाग है, ब्लू कलर लेंगे बच्चों, फैसिक्यूलेटा। अब ये मध्य परत है और इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उनको कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या कहते हैं बच्चों, इनको कहते हैं, इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब देखिए कॉर्टिकॉइड्स तो इसके नॉर्मल हार्मोन है, यहाँ से यहाँ तक का नाम तो क्या है बच्चों, नॉर्मल नाम है, और आगे ये ग्लूकोज वगैरह पर काम करता है, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज पर काम करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं बच्चों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या कहते हैं बच्चों, इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल कॉर्टिसोल है और ये मुख्य है, इसके अलावा एक और होता है बच्चों कॉर्टिसोन। क्या होता है, कॉर्टिसोल के अलावा एक और कॉर्टिसोन, और ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के उपाप चयन में शामिल होते हैं। अभी देखिए मैंने क्या कहा, ग्लूकोज इसका एग्जाम्पल है, और ग्लूकोज क्या है बच्चों, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट के उपाप चयन में शामिल होता है, और इसकी अधिकता से बच्चों होता है कुशिंग रोग, और इसकी कमी से होता है बच्चों एडिसन रोग। रोगों की बात हम आगे करने वाले हैं। इसी प्रकार अब बच्चों तीसरा ग्रीन कलर लें। अब तीसरी परत कौन सी है बच्चों, जोना रेटिकुलरिस, GFR, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। तो अब देखिए जोना रेटिकुलरिस जो है इसको कहेंगे आंतरिक परत, सबसे आंतरिक परत है जो अंदर किसको घेरे होगी बच्चों, एड्रिनल के मध्यांश को घेरे होगी, और मध्यांश के हम हार्मोन पढ़ चुके हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। इसके द्वारा जो है वो लिंग हार्मोन यानी सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का स्त्रवण किया जाता है, जिसमें हम एंड्रोजन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वगैरह की बात करते हैं। और एंड्रोजन पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन है, जिसको हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या है बच्चों, इसका जो एग्जाम्पल है वो है टेस्टोस्टेरोन, और इसके कारण जो रोग होते हैं उनको कहते हैं गायनेकोमेस्टिया और एड्रिनल ब्रिलिज्म। क्या है बच्चों, एड्रिनल ब्रिलिज्म इसके द्वारा होने वाले रोगों में से एक है। तो आपको याद कैसे करना है, GFR। सबसे पहले जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके बाद जोना फैसिकुलेटा, उसके बाद सबसे आंतरिक परत है बलकुट में, सबसे आंतरिक परत हो गई रेटिकुलरिस, GFR। तो बच्चों में एक बार इसको दोबारा समझा देता हूँ। हमने कहा कि बलकुट में कितने भाग हैं, 3। सबसे बाहर कौन है, G, उसके बाद F, उसके बाद R। इसको कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, और तीसरी जो है वो है R, जो सबसे आंतरिक परत है उसको कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। तो GFR। इसके द्वारा मिनरल्स पर काम किया जाता है बच्चों, किस पर, मिनरल्स पर। तो इसका नाम हो गया, जो स्रावित हार्मोन होगा उसका नाम होगा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। इसके द्वारा किस पर काम किया जाता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट पर, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और इसके द्वारा काम किया जाता है बच्चों लिंग हार्मोन पर, तो लिंग हार्मोन के एग्जाम्पल हमें ऑलरेडी याद रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, इन रोगों की बात अभी करेंगे बच्चों आगे। चलिए आपको ये चार्ट बनाना है बच्चों। अब देखिए सबसे पहले हम पहले हार्मोन की बात कर रहे हैं। पहला हार्मोन क्या है बच्चों, हमारे पास है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, और इसका एक एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरॉन। या तो कह दीजिए एल्डोस्टेरॉन, या फिर आप लिख सकते हो एल्डोस्टेरॉन, तो भी बच्चों ये सही है। ठीक है, अब ये क्या करता है, देखो मिनरल्स यानी कि जल पर, और हमारे पास जो मिनरल्स हैं यानी कि खनिज हैं, इन सब पर काम करेगा। तो देखो यही लिखा हुआ है, यहीं से आपको पकड़ना है बच्चों, यहीं से आपको याद करना है मिनरल्स। तो जल एवं विद्युत अपघट्यों का संतुलन करने वाले कॉर्टिकॉइड्स को मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। जल और खनिज लवणों पर, जल और खनिजों पर काम करने वाला जो कॉर्टिकॉइड है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, उसको हम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एल्डोस्टेरॉन। क्या कहते हैं बच्चों, एल्डोस्टेरॉन। अब देखिए काम क्या है इसका, कार्य ये क्या है, यह मुख्यतः वृक्क नलिकाओं यानी कि हमने जो नेफ्रॉन देखा है बच्चों, हम इसकी संरचना को जानते हैं, ये लगभग ऐसी संरचना है, ये बहुत छोटा बनाया मैंने। तो यह मुख्यतः वृक्क नलिकाओं पर कार्य करता है। यानी कौन सा हार्मोन बच्चों, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, या कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। किस पर काम करेगा, वृक्क नलिकाओं पर। और सोडियम प्लस, ये सोडियम प्लस और जल के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है। मतलब यहाँ से ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ काम करेगा, और यहाँ से जल के और सोडियम के पुनरावशोषण को, सोडियम के प्लस जल के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करेगा बच्चों,
जल का और कैल्शियम नहीं, सोडियम आयन। तो यह मुख्यतः वृक्क नलिकाओं पर कार्य करता है। सोडियम धनायन तथा जल के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है, यानी कि जब आयन खींचे जाएंगे तो आयनों के साथ बच्चों जल भी खींचा जाएगा, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से यह जल का पुनः अवशोषण करता है, अवशोषण भी होगा। और यहाँ से अवशोषण तो किसका किया बच्चों, सोडियम का और जल का, लेकिन यहाँ से ये क्या करता है, उत्सर्जन भी करवाने में हेल्प करता है। और किसका उत्सर्जन करवाएगा बच्चों, यहाँ से ये वापस डालता है, इसकी मदद से वापस डाली जाती है कौन कौन, K+ यानी कि पोटेशियम धनायन और फॉस्फेट, K+ और PO4-। इस फॉस्फेट का क्या होता है बच्चों, फॉस्फेट आयन का क्या होता है, उत्सर्जन में हेल्प करता है। यहाँ से उत्सर्जन में हेल्प करेगा कौन, कॉर्टिको, अपना जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है वो। तो क्या कहा बच्चों, दोबारा से देखिएगा एक बार, जो हमारे पास मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो, उसका एग्जांपल एल्डोस्टेरोन। ये क्या करता है, ये हमारे उत्सर्जन तंत्र की जो नेफ्रॉन है उस पर काम करता है। किस पर, नेफ्रॉन पर। ये यहाँ से डलवाएगा किसको बच्चों, सोडियम आयन का अवशोषण करवाएगा, जल का अवशोषण करवाएगा, लेकिन उत्सर्जन करवाएगा किसका, उत्सर्जन करवाएगा K+ का और फॉस्फेट आयनों का। किसका, फॉस्फेट आयनों का। यह विद्युत अपघट्यों, शरीर के द्रव के आयतनों, शरीर द्रव के आयतन, परासरणी दाब और रक्त दाब को बनाए रखने में सहायक होता है। अब ये जो मिनरल्स हैं और जो जल है, मिनरल्स और जो जल है बच्चों, ये रक्त दाब को और परासरणी दाब को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार ये आयनों से संबंधित है, तो परासरणी दाब और रक्त दाब में भी क्या होगा, इसका इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो विद्युत अपघट्यों में, शरीर द्रव के आयतन में, परासरणी दाब में और रक्त दाब को बनाए रखने में सहायक होता है। तो पहला हार्मोन कौन है बच्चों, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है। और ये किसके द्वारा स्त्रावित होगा बच्चों, ये होगा जोना। अब अपने को याद करना है GFR, जी का मतलब क्या था बच्चों, ग्लोमेरुलोसा। तो ग्लोमेरुलोसा, तो ये क्या हो गया बच्चों, स्त्रवण इसका कहाँ से होगा, जोना ग्लोमेरुलोसा से होगा। अब जोना ग्लोमेरुलोसा है तो इसके बाद हम अगले पर चलते हैं बच्चों। ये है हमारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सा है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। तो अब हम दूसरे पर आ गए हैं बच्चों। दूसरा जो है हमारे पास हार्मोन वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और इसका एक एग्जांपल है कॉर्टिसोल। क्या है बच्चों, कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिकॉइड्स वही हैं जो कॉर्टेक्स भाग से, बलकुट, मतलब बलकुट किसका, एड्रिनल ग्रंथि के बलकुट से स्त्रावित होता है। और आगे क्या है बच्चों, इसमें ग्लूको, यानी कि ये जो हार्मोन है वो किस पर काम करेगा, ये ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, वसा, प्रोटीन आदि पर कार्य करेगा। अब देखिए ये क्या है, ऐसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यानी कि ये भी स्टेरॉइड प्रकृति का हार्मोन है, जो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में शामिल होते हैं। किसके उपापचय में, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में शामिल होते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहलाते हैं। अब इसका स्त्रवण की अगर मैं बात करूं, स्त्रवण बच्चों GFR, तो पहले के द्वारा हम पढ़ चुके हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, कौन सा रोग होगा आगे। अब है हमारे पास, तो स्त्रवण लिखूंगा मैं जोना, F से हो जाएगा बच्चों फैसिक्यूलेटा, फैसिक्यूलेटा। ठीक है बच्चों, और ये क्या था बच्चों, रेटिकुलरिस। ठीक, तो ऐसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कार्बोहाइड्रेट से संलग्न होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में काम करते हैं, क्या कहलाते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहलाते हैं। ठीक, इसमें एग्जांपल कॉर्टिसोल। अब इस कॉर्टिसोल को हम जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, और एक एग्जांपल है बच्चों कॉर्टिसोन। तो आपको एक याद रखना है, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, तो कॉर्टिसोल को कहते हैं। कॉर्टिसोल क्या है, तो ये एक प्रकार का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है। अब देखिए कहाँ काम करेंगे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। तो ये देखिए ग्लाइकोजन संश्लेषण में, ग्लाइकोजन संश्लेषण बच्चों, ग्लाइकोजन कैसे बनता है, ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज को शरीर में कोशिकाओं में एकत्र करते हैं बच्चों, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में बच्चों, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये ग्लाइकोजन संश्लेषण का प्रेरण करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का संश्लेषण प्रेरण करता है बच्चों। क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि इसमें क्या बनाया जाएगा, ग्लूकोज बनाया जाएगा। इसमें किसका निर्माण होता है बच्चों, ग्लूकोज का निर्माण होता है, वसा अपघटन होता है, प्रोटीन अपघटन होता है, इन सब का प्रेरण करता है, और कुल मिला के बात यह है ग्लूकोज बढ़ाता है। तो ये हमारे शरीर में क्या करता है बच्चों, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोज बढ़ाता है। क्या करता है, ग्लूकोज बढ़ाता है, और ग्लूकोज बढ़ाने के बाद उसको ग्लाइकोजन में चेंज करता है। ग्लूकोज बढ़वाएगा कौन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। दूसरा, अमीनो अम्लों के कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को अवरोधित करता है, यानी जो अमीनो एसिड हैं, अमीनो अम्ल जो हैं बच्चों, एमिनो एसिड जो हैं, उनके कोशिकीय ग्रहण, कोशिका उनको ग्रहण ना कर पाए,
क्योंकि अवरोधित कर रहा है, कोशिका ग्रहण ना कर पाए इसका क्या करेगा, प्रेरण करेगा, और कोशिका ग्रहण कर रही है इसको अवरोधित करेगा, यानी कि कोशिका को मना करेगा कि इसको मैं एमिनो एसिड नहीं लेने दूंगा। ठीक, तो उसका अवरोधन करेगा, यानी कि उसको मना करेगा, अब नहीं लेगी। क्या नहीं लेगी बच्चों, कोशिका जो है वो अमीनो अम्लों को ग्रहण नहीं करेगी, उस कार्य को अवरोधित करेगी। अगला है हृदय संवहनी तंत्र के रख रखाव और वृक्क की क्रियाओं में संलग्न। हृदय संवहनी तंत्र, हृदय से संबंधित जो तंत्र है पूरा जो सिरा और धमनियों का तंत्र है उसके रख रखाव में काम करता है, प्लस वृक्क की क्रियाओं में संलग्न होता है। किसकी क्रियाओं बच्चों, वृक्क की। किडनी को भी मेंटेन करने का काम करता है। प्रतिशोध क्रियाओं या प्रदाय रोधी एंटी इन्फ्लेमेटरी को प्रेरित करता है बच्चों। प्रतिशोध क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है उसमें प्रतिशोध क्रियाएं पढ़ते हैं हम, सूजन, जलन, लाल पड़ना उस स्थान का, गर्म होना उस स्थान का, तो इसको कहते हैं हम शोथज क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं, शोथज क्रियाएं, और ये उन क्रियाओं का विरोधी होता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हमें जलन होने से बचाने का काम, हमारे शरीर में सूजन आने से बचाने का काम कौन करता है बच्चों, ये करता है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। आरबीसीज उत्पादन को, ये इंपॉर्टेंट लगाएं बच्चों, आरबीसीज उत्पादन को प्रेरित करेगा, आरबीसीज के उत्पादन का प्रेरण करेगा कौन बच्चों, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और प्रतिरक्षी निषेधात्मक यानी इम्यूनो सप्रेसिव, बच्चों हमने देखा था 11th में या हम कहते 12th में देखा था हमने, साइक्लोस्पोरिन ए जो दवाई होती है जो कि सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है, उस गोली का उपयोग किसके रूप में करते हैं, प्रतिरक्षी निषेधात्मक इम्यून यानी कि इम्यूनो सप्रेसिव के रूप में काम करते हैं। यानी किसी व्यक्ति को जब कोई अंग लगाया जाता है, जैसे किसी की किडनी खराब हो जाती है, तो उसको अगर किडनी लगाई जाती है तो हमारा शरीर उस किडनी को मारने का या नष्ट करने का काम करता है, क्योंकि हमारा शरीर अपने और दूसरे की बॉडी में अंतर पहचान लेता है, उस कारण उस किडनी को नष्ट करने का काम करेगा। लेकिन हमें उसे रोकना है, क्योंकि दूसरी हमने किडनी लगाई है, तो उसको रोकने के लिए कौन सा जो गोली दी जाती है उनको कहते हैं इम्यूनो सप्रेसिव गोलियां। कौन सी, यानी कि वो गोलियां क्या करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन करता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन करने का काम नेचुरल रूप से कौन करता है बच्चों, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करता है। कौन सा करता है बच्चों, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इस प्रकार इसके बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं बच्चों। एक बार दोबारा देख लेंगे, ग्लाइकोजन का संश्लेषण करता है, मैंने कहा था ग्लूकोज को बढ़ाएगा और ग्लूकोज को बढ़ाकर ग्लाइकोजन में चेंज करेगा। एमिनो अम्लों की अवरोधित करेगा कि कोशिका को एमिनो एसिड नहीं लेने देगा। हृदय संवहनी तंत्र और किडनी में क्रियाओं में भी ये शामिल है। प्रतिशोध क्रियाओं प्रदाही रोधी होता है, यानी जलन वगैरह को कम करने का काम करता है। क्या करता है बच्चों, जलन सूजन जो है उसको कम करने को काम करता है। आरबीसीज निर्माण का प्रेरण करेगा और प्रतिरक्षा निषेधात्मक हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको डाउन करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम अगले चैप्टर की अगले स्लाइड की तरफ चल रहे हैं। चैप्टर कहाँ से आएगा, चलिए बच्चों, अगला तीसरा है हमारा लिंग हार्मोन यानी सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। एड्रिनल से स्त्रावित लिंग हार्मोन है, एड्रिनल से स्त्रावित जो लिंग हार्मोन है उनको हम सेक्स कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, और इसका स्त्रावण जोना रेटिकुलरिस द्वारा होता है। बच्चों हमने पढ़ा 3 भाग हैं, ये मेडुला है, इसको कहा हमने जी, इसको कहा हमने एफ, और ये अंतिम भाग है आर, तो रेटिकुलरिस। तो ये जो भाग है जो जस्ट मेडुला के ऊपर है इसके द्वारा स्त्रावित होता है जो भाग कहलाता है जोना रेटिकुलरिस, और इसके द्वारा स्त्रावित होता है बच्चों लिंग हार्मोन। ये 3 प्रकार के होते हैं। एंड्रोजन यानी कि जिसका एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन, ये किस में मिलेगा बच्चों, नरों में पाया जाता है, नरों में पाए जाने वाला लिंग हार्मोन है, नरों में उपस्थित लिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन, नरों में पाए जाने वाला, नर में पाए जाने वाला लिंग हार्मोन है, नाम टेस्टोस्टेरोन, और ये किस श्रेणी का आता है, एंड्रोजन। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन है ये मादाओं में पाए जाते हैं। ये कहाँ मिलेंगे बच्चों, मादाओं में पाए जाने वाले लिंग हार्मोन है। अब ये काम क्या करते हैं बच्चों, तो ये बाह्य जननांगों यौन व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये यौवनारंभ के समय अक्षीय रोम, शरीर पर पाई जाने वाली रोम, जघन रोम जघन क्षेत्र में पाई जाने वाली रोम, और मुख यानी कि आनन यानी चेहरे पर जो रोम है उसकी वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि सारा खेल पूरे शरीर पर किसका है बच्चों, रोम का है, हेयर्स का है। इस काम को प्रेरित करते हैं कौन, ये सारे मिलकर हार्मोन। कौन से, लिंग हार्मोन। ठीक बच्चों, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ याद करने वाला है नहीं कि कौन से भाग द्वारा होता है। तो तीसरी जो परत है अंदर की और लास्ट परत है बलकुट की, उसके द्वारा स्त्रावित होता है, यानी कि रेटिकुलस द्वारा। एड्रिनल से स्त्रावित होते हैं, 3 प्रकार के हैं, टेस्टोस्टेरोन नर में, एस्ट्रोजन जो प्रोजेस्टेरोन है वो दोनों मादा में। इसके काम हो जाते हैं बच्चों। ठीक, अब देखिए इनसे संबंधित हम रोगों की बात करेंगे बच्चों। किसकी बात करेंगे, रोगों की। अब यहाँ आप देखें, सबसे पहले हम अल्प स्त्रवण की बात कर रहे हैं बच्चों। किसकी बात कर रहे हैं, अल्प स्त्रवण की। देखिए
सबसे पहला रोग कौन सा है बच्चों? एडिशन का रोग। कौन सा रोग? एडिशन का रोग। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, अब देखिए हमें याद है GFR, इसके द्वारा निकला था बच्चों मिनरेलो, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ मिनरेलो, पीछे का नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, कॉर्टिकॉइड्स। इसके द्वारा निकला था बच्चों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और इसके द्वारा था बच्चों लिंग हार्मोन। तो इसको हम ज़्यादा नहीं लेते, इसके क्या है कि इसका ज़्यादा उल्टा सीधा नाम है भी नहीं, तो इसको अभी मैं मार रहा हूँ गोली। लिंग हार्मोन हमने पढ़ लिया, 3 प्रकार के हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो नर में पाया जाएगा, बाकी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मादा में पाए जाते हैं। तो ये जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है बच्चों, और ये है हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब एडिशन के रोग की बात करते हैं, तो ये क्या है बच्चों? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कमी के कारण होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एडिशन रोग इसकी कमी के कारण होता है। एडिशन रोग होता है इसकी कमी के कारण। एड्रिनल बल्कुट द्वारा स्रावित हार्मोन के अल्प स्त्रवण के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे अत्यंत दुर्बलता और थकावट का अनुभव होता है, जिसे एडिशन का रोग कहते हैं। क्या कहा बच्चों? हमने कहा कि जो एड्रिनल का बल्कुट है, ये हमारे पास एड्रिनल का बल्कुट है बच्चों, ये बीच वाली परत की बात कर रहे हैं, इसके बीच वाली परत है जो उसकी बात कर रहे हैं। तो एड्रिनल बल्कुट द्वारा स्रावित जो हार्मोन है कि अगर कमी होगी, क्योंकि अभी हमने देखा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का करता है बच्चों, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। क्या करता है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। तो अल्प स्त्रवण के कारण कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो ग्लूकोज का उपापचय है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिससे अत्यंत दुर्बलता होने लग जाएगी, यानी ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में कम होगी। ग्लूकोज कम होगा क्योंकि ग्लूकोज बन नहीं पा रहा है, तो ग्लूकोज के कारण, कमी के कारण दुर्बलता या थकावट का अनुभव होता है। अनुभव होने के कारण उसी रोग को हम कहते हैं एडिशन का रोग। दूसरा, इसके लक्षण क्या हैं? क्या क्या होगा बच्चों इसमें? जो सोडियम प्लस है, जो जल है के उत्सर्जन से निर्जलीकरण हो जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों? बहुत ज़्यादा जल का मूत्र के रूप में त्याग होता है, इसके कारण निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है बच्चों? डिहाइड्रेशन होता है। त्वचा जो है वो कांस्य कलर की हो जाती है, कांस्य वर्ण की हो जाती है, यानी कि ये नॉर्मल त्वचा से कैसे हो जाएगी बच्चों? कांस्य की। ये रोग है कांस्य से। कौन सा रोग? एडिशन रोग। ये त्वचा कांस्य वर्ण की हो जाएगी। और ये किस रोग में होता है? एडिशन के रोग में। एडिशन रोग किसके कारण होता है बच्चों? सेकंड वाली जो परत है उसके द्वारा हार्मोन निकला, कौन सा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसकी कमी के कारण होता है। ठीक है बच्चों, अगले पेज की तरफ चल रहे हैं हम। अब देखिए, कौन से रोग की बात करते हैं। कौन से रोग में क्या होता है बच्चों? कौन से रोग में, अब देखो पहले हम अतीत स्त्रवण की बात करेंगे, इसमें ज्यादा हार्मोन निकलेगा। ठीक, अब कौन से रोग? पहला रोग कौन सा है बच्चों? कौन सा रोग क्या होता है बच्चों? हमने देखा GFR, उसमें पहला देखा GF में GFR जो है उसमें G जो था ग्लोमेरुलोसा, उसमें क्या होता है बच्चों? जो रोग होता है उसकी अधिकता से उसको हम कहते हैं कौन सा रोग। तो कौन सा हार्मोन निकला था वहां से? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सा हार्मोन बच्चों? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ये GFR। इसके द्वारा कौन सा निकला था बच्चों? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स निकला था। तो इस हार्मोन की अधिकता हो जाए मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स की, तो हमारे शरीर में रोग होता है जिसको हम कहते हैं कौनस रोग। ठीक, अब इसमें क्या होता है बच्चों? मिनरल्स पर काम कर रहा था, मिनरल्स पर काम कर रहा था, सोडियम और पोटेशियम पर और फॉस्फेट पर काम कर रहा था, तो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो Na+ तथा K+ का संतुलन बिगड़ जाता है, सोडियम तथा पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे तंत्रिकाओं में गड़बड़ी के कारण पेशियों में अकड़न आ जाती है। यानी कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स की जब क्या हो जाएगी? अधिकता होगी तो जो सोडियम और पोटेशियम का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। इसके कारण तंत्रिकाओं में गड़बड़ी के कारण पेशियों में अकड़न आ जाती है। इसी प्रकार दूसरा रोग है बच्चों कुशिंग रोग। कौन सा रोग है बच्चों? कुशिंग रोग। अब देखिए, इस पर आ गए हैं हम वापस अति स्त्रवण में। अब इसके द्वारा जो ग्लोमेरुलोसा था उसके द्वारा तो कौन? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, और जो फेसिकुलेटा था उसके कारण हमारे पास जो स्रावित हार्मोन था बच्चों वो कौन सा था? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सा था बच्चों? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब देखिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स किस पर काम कर रहा था बच्चों? ग्लूकोज पर। किस पर? ग्लूकोज पर। तो यहाँ देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की अधिकता, अच्छा ये अधिकता के कारण होगा। और जो इससे पहले हमने एडिशन का रोग बढ़ा वो इसकी कमी के कारण था। ठीक है बच्चों, तो बीच वाले में आपको इधर वाले में एक ही रोग याद करना है जिसका नाम है कौन्स। बीच वाले में एक कमी वाला है, एक अधिकता वाला है। कमी वाले में हमने पढ़ा एडिशन का रोग, और अब पढ़ रहे हैं हम कौन सा रोग? दूसरा है इसमें जो अधिकता के कारण होता है कुशिंग रोग। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की अधिकता के कारण होता है, शरीर में जल तथा सोडियम
यकृत में ग्लाइकोजन का जमाव होता है, शरीर में जल का और सोडियम का जमाव होता है बच्चों, और यकृत में ग्लाइकोजन का जमाव हो जाता है। याद करो बच्चों, ये ग्लूकोज बढ़ा रहा था, अब इसकी अधिकता हो जाएगी, ग्लूकोज बढ़ा रहा था प्लस ग्लाइकोजन बनवा रहा था। अब जब इसकी अधिकता हो जाएगी तो ये ग्लाइकोजन का यकृत में कुछ ज़्यादा ही जमाव हो जाएगा, जिससे प्रोटीन अपचय बढ़ जाता है। अब जब ग्लाइकोजन को स्टोर कर दिया जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को जब स्टोर कर दिया जाएगा, तो हमारी बॉडी में जो ऊर्जा या श्वसनीय क्रियाधार के रूप में काम कौन करेगा? प्रोटीन करेगा, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने की क्रिया ज़्यादा हो जाएगी। टूटी हुई वसा असामान्य भागों में एकत्रित होने लग जाती है जब वसा को तोड़ा जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, देखिए हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीन श्वसनीय क्रियाधार के रूप में काम करते हैं। सबसे पहले करना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इसमें नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें इस कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर दिया गया है। देखो कहाँ लिखा है बच्चों, यकृत में ग्लाइकोजन का जमाव होता है, जब इसकी क्या होगी? अधिकता होगी, तो ग्लाइकोजन के रूप में उसको स्टोर कर दिया जाएगा। अब ग्लाइकोजन नहीं है तो वसा और प्रोटीन को तोड़ा जाएगा। तो ये लिखा है कि जो वसा टूटेगी तो एकत्रित होगी असामान्य भागों में, और प्रोटीन का अपचय भी बढ़ जाएगा। इसका और इसका जो टूटने की क्रिया है वो बढ़ जाएगी, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको स्टोर किया जाएगा। कब? जब कुशिंग रोग होगा। चेहरा, इससे क्या होता है बच्चों, चेहरे की जो कार्बोहाइड्रेट या वसा जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जमी हुई है वो पिचकने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, तो चेहरा क्या हो जाएगा? पतला, और इसको कहते हैं मून फेस। ये अब बच्चों ज़्यादा तो है नहीं एनसीईआरटी में, इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं। अब ये दोनों रोग हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। हिरसुटिज्म या एड्रेनल ब्रिलिज्म रोग है, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ बच्चों। हिरसुटिज्म या एड्रेनल ब्रिलिज्म जो है वो लिंग हार्मोन की अधिकता के कारण होता है, यानी GF और R, इसके द्वारा क्या थे बच्चों? लिंग हार्मोन। कौन से थे बच्चों? लिंग हार्मोन। बताओ, ये लिंग लिखा मैंने, तो लिंग हार्मोन की जो अधिकता होगी उसके कारण एक रोग हो जाएगा बच्चों, हिरसुटिज्म या एड्रेनल ब्रिलिज्म। इसमें क्या होगा? स्त्रियों में दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का मोटी हो जाना, घने बाल आना और बांझपन। यानी कि जो हिरसुटिज्म है, हिरसुटिज्म जो है वो मादाओं में होने वाला रोग है। इसी प्रकार जो गायनेकोमेस्टिया है वो लिंग हार्मोन की अधिकता के कारण होता है, और ये क्या होता है बच्चों? स्त्रियों में नर जननांग का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं मादा आभासी उभयलिंगता, और इसमें लड़कों में जो स्तन है उसका निर्माण हो जाता है। तो ये जो रोग है वो गायनेकोमेस्टिया, ये नर में प्रकट होने वाला रोग है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की है किसकी? एड्रेनल ग्रंथि से संबंधित जो संरचना है, उसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है, उन हार्मोनों के द्वारा क्या क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत लंबा वीडियो तो होने वाला था, लेकिन मैंने इसको कोशिश किया है कि जल्द से जल्द और छोटी वीडियो में इसको समेटा जाए, तो इसलिए आपको लग सकता है कि सर की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है। तो बच्चों ये हमारे पास एड्रेनल ग्रंथि हो चुकी है। कौन सी ग्रंथि बच्चों? एड्रेनल। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अग्नाशय ग्रंथि की। कौन सी ग्रंथि की? अग्नाशय, जिसे कहते हैं हम पैनक्रियाज ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बच्चों? पैनक्रियाज ग्रंथि। अगली वीडियो में शूट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।